नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनसाइट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ट्रेंडिंग है हमारे देश में, जिसे ना ही टीवी चैनल्स पर डिस्कस किया जा रहा है बल्कि इसे ग्राउंड लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है। इसे ब्यूरोक्रेट डिस्कस कर रहे हैं, इसे पार्लियामेंट में बैठे हुए राजनेता डिस्कस कर रहे हैं। क्या है ये टॉपिक? वन नेशन वन इलेक्शन। क्यों इसे लाना ज़रूरी समझा जा रहा है? क्यों इसे अपोज किया जा रहा है? तो क्यों इसे सपोर्ट किया जा रहा है? कौन थी वो कमेटी जो 18,000 पन्नों का रिपोर्ट लिख रही थी वन नेशन वन इलेक्शन पर? ये सब कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, सो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं एक एक करके वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, ये टॉपिक क्यों आ रहा है, इसका एम क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन की डेफिनेशन। अगर अंग्रेजी में समझे सो इट इज एन इलेक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड to establish that all elections, that is Lok Sabha and state legislatures, that is Vidhan Sabha, should be conducted and organized at the same time simultaneously। इसका ये कहना है कि जो भी इलेक्शन हमारे देश में होते हैं, वो लोकसभा के हो या विधानसभा की हो, जाए जो कि स्टेट लेजिस्लेचर्स की हो, वो एक ही समय पर होने चाहिए, एक ही समय पर एक ही टेन्योर में होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसी हर 5 साल के बाद विधानसभा का भी चुनाव उसी समय होना चाहिए जब लोकसभा का चुनाव होता है। ये प्रस्ताव रखा जा रहा है हमारे एनडीए सरकार द्वारा। इसमें काफी इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनवाए जा रहे हैं। इस पे हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, जो सेंटर पर हमारी सरकार है, जो लोकसभा बेसिकली, सो उसका जो टेन्योर होता है 5 इयर्स का होता है एंड उसका एक पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्शन होता है। ठीक, अब स्टेट विधानसभा आ जाते हैं। यहाँ स्टेट विधानसभा का भी एक टेन्योर है 5 इयर्स का, बट यहाँ एक चीज़ का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि यहाँ जो स्टेट विधानसभा की इलेक्शंस होती हैं वो थोड़ा सा मिसअलाइंड होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए, दिल्ली में अब आने वाले सत्र में 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में 2027 में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसे हर अलग अलग समय में ये इलेक्शन होते हैं, जिससे एक तरह की इरेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है इलेक्शन सिस्टम में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो मैकेनिज्म है, अगर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इससे ये होगा कि लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन दोनों साथ में ही कंडक्ट होंगे, दोनों साथ में ही ऑर्गेनाइज होंगे। इससे काफ़ी सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, इससे काफ़ी सारा डेवलपमेंटल हैंडल हो सकता है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अब वो क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ये हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का क्या एम है, क्यों सरकार इसको लाने के लिए इतना प्रेशराइज कर रही है, क्यों सरकार इतना प्रपोजल्स दे रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसी मैकेनिज्म हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा जो सरकार बोलती है कि ये काफ़ी मददगार साबित होगा, टाइम एंड रिसोर्सेज को सेफगार्ड करेगा। कैसे? दोस्तों, हम देखते हैं एक इलेक्शन आता है तो उसमें कितना वक्त ज़ाया होता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर का या सभी पॉलिटिकल लीडर्स का, जो भी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, उनका, ब्यूरोक्रेसी का, प्लस इलेक्शन कमीशन उनका तो ये काम ही है, प्लस और भी रिसोर्सेस लगते हैं, जो मैन फोर्स लगते हैं, जो सिक्योरिटी लगती है, जो रिसोर्सेस सारे लगते हैं, फंडिंग्स होती है और भी सारी चीज़ें होती हैं। सो अलग अलग अगर इलेक्शन होंगे, जैसे कि अब 2024 में एक इलेक्शन हो गया, वो लोकसभा का हो गया, फिर 2025 में इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में विधानसभा का, फिर 2027 में इलेक्शन हो रहा है यूपी विधानसभा का। तो ऐसे जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट तो करेगी इलेक्शन, क्योंकि उन्हें पावर में आना है। तो अब वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग रिसोर्सेज करेंगे, वो लोग प्लानिंग करेंगे, वो लोग अपना ध्यान जो मेजर डेवलपमेंट है, जो उनका मेजर मोटिव है, उनसे डेविएट होकर फिर पॉलिटिक्स पर आ जाएगा, फिर इलेक्शन में आ जाएगा उनका ध्यान। वो लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन पर फोकस करेंगे और रादर फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके पास कई अन्य काम हैं, जैसे कि इलेक्शन लड़ना उनका काम है, लेकिन
कई काम उनके होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। उन्हें सारे सिक्योरिटी देखनी है, सारे रिसोर्सेज देखने कंट्री के, एजुकेशन देखना है, मिनिस्ट्रीज देखनी है, उन्हें हर एक चीज़ डेवलपमेंट देखना है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग ग्रास रूट लेवल से सेंट्रल लेवल तक देखना है। ये उनका मेजर रोल है एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट यही सोचिए, अब जैसे 2024 में इलेक्शन आया तो वो इलेक्शन में लगे रह गए, वो हर जगह कैंपेनिंग किए, वो हर जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले, लोगों से बात किया, और इन सब में काफ़ी उनका वक्त ज़ाया हुआ और उनका कहीं ना कहीं टाइम जो है डेविएट हो गया। उनका क्या हो गया कि वो डेवलपमेंट पर कम फोकस कर पाए, अपने मतलब ऑफिस वर्क पर कम फोकस कर पाए और इलेक्शन पर ज़्यादा फोकस किए वो। इससे क्या हुआ कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे होल्ड पर चले गए, जो भी हमारा ट्रीटीज चल रहा था, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स चल रहे थे वो सारे होल्ड पर चले, क्योंकि अब पूरा जो लीडर था, जो इन्वॉल्व था हर एक चीज़ से, अब वो पॉलिटिक्स में मतलब इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गया है। सो इससे क्या हुआ कि उनका जो टाइम है वो कहीं और अब लगने लगा है। सो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है इलेक्शन में बार बार, जैसे कि अब 24 में इलेक्शन हुआ, तब फिर 27 में यूपी में होंगे, तो फिर से उन्हें आना पड़ेगा, फिर से उन्हें लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर से उन्हें अपना समय देना पड़ेगा यूपी में। सो अकॉर्डिंगली फिर उनका समय यहाँ भी ज़ाया होगा, यूपी में भी फिर ज़ाया होगा, फिर दिल्ली में इलेक्शन होंगे, तो फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे, फिर ऐसे ही अन्य इलेक्शन होते जाएंगे। सो उनका कहीं ना कहीं जो माइंड है वो डेविएट होते रहेगा बार बार, उनका जो वर्क है वो डेविएट होते रहेगा और वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो ऑफिस वर्क है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, एग्रीमेंट्स रुक जाएंगे, और जो एक तरह की जो मशीनरी वर्क करती है नॉन इलेक्शन टेन्योर में वो फिर नहीं चल पाएगी। सो कहीं ना कहीं उनका जो ये डेविएशन है उसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्लस ऑल काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन इलेक्शन में देखते हैं हम लोग, काफ़ी इरेगुलरिटीज़ होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है। सो कहीं ईवीएम मशीन का कोई भी झोल हो जाता है, या कहीं भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलेक्शन में। तो इन सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक ही वक्त पर जब इलेक्शन होंगे, लोकसभा के, विधानसभा की, तो उस तरह की मशीनरी सेटअप की जाएगी, उस तरह का वर्कफोर्स लाया जाएगा, उस तरह की सिक्योरिटी लाई जाएगी कि कहीं भी किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज़ ना हो और एक ही समय में सभी इलेक्शन स्टेट के और सेंटर के हो जाए। प्लस जो रिसोर्सेज जो मैंने बात किया, रिसोर्सेज जो है, जो फंड्स होते हैं, मेजरली मनी, हम देखिए 2019 इलेक्शन में मैं एक डेटा पढ़ रहा था जो आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। 60,000 करोड़ रुपीस टोटल एक्सपेंस हुआ था सरकार का लोकसभा इलेक्शन में। सोचिए द लेवल ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग ऑन द इलेक्शन इन द पॉलिटिकल मशीनरी। सो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है मनी का। सो इसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और इसे थोड़ा सा कम करने के लिए कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन आना ज़रूरी समझती है सरकार, क्योंकि अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, तो फिर कोई भी ऊपर नीचे कोई भी इधर उधर समय नहीं होगा, आराम से एक ही समय पर इलेक्शन हो जाएंगे और एक ही तरह की फंडिंग आएगी दोनों सेंटर और स्टेट में, और अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो काफ़ी कम पैसे लेंगे। कहीं ना कहीं वो कम पैसे में हो सकता है अगर इसको अच्छे से किया जाए तब। तो दोस्तों अब तीसरा सेगमेंट है हिस्ट्री। हमने ये तो जान लिया है वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, एम क्या है। अगर आपको एम और क्लियर में समझना है तो आप इसको डिटेल में मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ आप मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, मेरा आर्टिकल वहाँ पब्लिश्ड है, आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। सो अब आइए हम समझते हैं हिस्ट्री क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या ये एक नया कॉन्सेप्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 और 1952, 1951 एंड 1952 में, उस समय भी वन नेशन वन इलेक्शन जैसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल हुआ था और स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन साइमल्टेनियसली हेल्ड हुए थे। और ना ही बस 1951 और 1952, बट इन 1957, 1962 and 1967 same one nation one election mechanism was followed. But after certain period of time in 1968 and 1969, things started changing and Congress party started having their own competitors, because आगे अब कांग्रेस पार्टी के सामने भी लोग आने लगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना जगह स्टेट में बनाने लगी। सो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होने लगी, वो लोग पावर में आ गई, उनके चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की इरेगुलरिटी पैदा कर देती है। सो वन इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है कि अगर सेंट्रल और स्टेट का इलेक्शन एक साथ होता है, और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होने लगा था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो इससे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, कांग्रेस ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था अगेन। लेकिन 1983 में इसका प्रपोजल फिर से हुआ था कि वन नेशन वन इलेक्शन फिर से हो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। बट
फिर से ये पर्टिकुलर टॉपिक रिजेक्ट हो चुका था। सो वन नेशन वन इलेक्शन कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे सिस्टम में प्रेजेंट था, बट ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज ये हटा दिया गया और अब फिर से इसे लागू कर दिया गया है। तो ये इसका इतिहास था। अगर इसे आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां से देख सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन द फोर्थ सेगमेंट, दैट इज अब हम समझते हैं प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। जो भी पार्टीज इन्हें सपोर्ट कर रही हैं वो क्या आर्गुमेंट्स दे रही हैं। कुछ बातें तो एम्स में मैंने बता ही दिया था, कुछ बातें अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रहेगा। अगर 5 साल में स्टेट के और सेंटर के दोनों के एक साथ इलेक्शन हो जाते हैं तो प्रॉपर 5 ईयर्स का उनके पास समय रहेगा। वो लोग डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे सकते हैं, इकोनॉमी पर ध्यान दे सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पर ध्यान दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटिव है विकसित भारत एंड ऑल जो भी आइडियल्स हैं हमारे, उन्हें हम एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। क्योंकि जो लीडर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा नेशनल डेवलपमेंट पर, रादर फोकसिंग ऑन द इलेक्शंस। अगर बार बार इलेक्शन नहीं होंगे तो उनका बस एक ही मोटिव रहेगा, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सॉरी। नाउ द सेकेंड पॉइंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये हम सब जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी जगह अगर इलेक्शन होने वाला है तो उस मंथ में और उसके पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और अगर ये एक मेजर इशू बनता है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार, मतलब इलेक्शन अगर बार बार होते हैं, जैसे 24 में हुए, फिर 25 में हो रहा है, फिर 27 में हो रहा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई होगा। सो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, इम्प्लीमेंट होता है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो क्या दिक्कत आती है सरकार को? अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है सो ये कहीं ना कहीं सरकार को रेस्ट्रिक्ट कर देती है उनके कई इन्वेस्टमेंट से, कई डेवलपमेंट से। सरकार अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी रीजन में लागू है तो वो जो सरकार है वहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, कोई बड़ा डेवलपमेंट प्लान नहीं कर सकती है। सो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है सरकार की, उसमें ये हिंड्रेंस साबित हो सकता है। थर्ड पॉइंट, जाहिर सी बात है, ये पैसे को बचाएगा, वर्क फोर्स को बचाएगा। जो मैन फोर्स है वो कहीं ना कहीं और अप्लाई किया जा सकता है, सिक्योरिटी पर्सनल्स और कहीं डेवलपमेंट में, नेशनल सिक्योरिटी में लग सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प सिटीजन्स। द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिटीजन भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हम देखते हैं इलेक्शन के समय लोकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि रैलियाँ हो रही हैं, जब भी कोई मिनिस्टर आता है तो उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। पीपल्स को थोड़ा मतलब सिटीजन्स को थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर लीडर्स। सो और प्लस बार बार इलेक्शन जब होते हैं कंट्री में तो उन्हें फिर से वोटर ID कार्ड एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन दे हैव टू गो थ्रू, देन दे हैव टू स्टैंड इन द क्यू एंड गिव वोट। दो इट्स गुड टू गिव वोट, आई सपोर्ट ईच एंड एवरीवन शुड गिव वोट इफ दे आर अबव द एज ऑफ 18। सो वोट तो देना चाहिए, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली अगर होते रहेगा तो कहीं ना कहीं ये सिटीजन्स को भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स दे सकती है। सो इसीलिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन को लाना चाहिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। एक ही बार इलेक्शन में वोट देंगे और एक बार शांति से फिर अपने काम पर फोकस रहेंगे, अपने जो भी डेवलपमेंट है उस पर फोकस रहेंगे। तो अब हम समझते हैं फोर्थ टॉपिक के सेकेंड पार्ट को। उनकी बात करते हैं जो लोग इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अपोज करते हैं। इनका ये कहना है, ये कुछ कहते नहीं, ये कुछ सवाल उठा रहे हैं। ये क्या सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या होगा इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, या फिर क्या होगा अगर मिडिल में ही कोई विधानसभा कोलैप्स कर जाती है अपने मिडिल ऑफ द टेन्योर में। जैसे कि 5 साल का टेन्योर होता है, अगर 3.5 साल और 2.5 साल के ही अंदर अगर कोई पर्टिकुलर विधानसभा कोलैप्स कर जाती है तो फिर क्या इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और भी ये पूछते हैं कि किस प्रकार ये रिसोर्सेज, जैसे EVM हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, इतने मैन फोर्स, VVPAT मशीन्स, इतने सारे चीज़ें कैसे एक समय में इतने जगह सेंटर स्टेट लेवल पर कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को अरेंज किया जाएगा इतने कम समय में। और इनका ये कहना है कि ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्टेट के असेंट के बिना ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं।
और ये लोग चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को बना कर रखते हैं। सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें हटाया नहीं जाए, इन्हें रखा जाए। ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, हमने रिसेंटली सुना होगा गांधी फैमिली को ये बोलते हुए कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। क्या फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये लोग। इनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर जो पब्लिक होती है वो लोग जब इलेक्शन में वोट देने जाते हैं वो पर्टिकुलर मुद्दा पर वोट देते हैं, वो पर्टिकुलर इशू पर वोट देते हैं। स्टेट के जब इलेक्शन होते हैं तो वो स्टेट इशू पर वोट देते हैं, सेंटर के जब इलेक्शन होते हैं तो सेंटर इशू पर अकॉर्डिंगली वोट देते हैं। सो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो अनसुनी और अनदेखी रह जाएंगी, उन्हें कोई नहीं सुनेगा, उन्हें कोई नहीं देखेगा। अगर सेंटर और स्टेट का इलेक्शन साथ में होता है तो सेंटर को ही ज़्यादा एडवांटेज दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर में अगर कोई पार्टी पावर में आती है तो वो फिर अपना स्टेट में कंट्रोल अच्छे से रख सकती है, क्योंकि वो सेंटर में है, उसके पास ज़्यादा पावर, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है। तो इनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल को एकदम साइडलाइन कर दिया जाएगा, लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इसे हटाने देना चाहिए, इसे नहीं लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने समझ लिया वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, एम क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का, क्या लोग इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट देते हैं और क्या लोग इसके अपोज में आर्गुमेंट देते हैं। अब हम समझते हैं उस कमेटी के बारे में जिस कमेटी ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को दिया हमारे प्रेसिडेंट को, और फाइनली इस पर्टिकुलर बिल का इनिशिएशन हुआ हमारी लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट में। सो एक 2 सितंबर 2023 एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था रामनाथ कोविंद कमेटी, और ये कमेटी 14 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट करती है, जिन 191 डेज लिए जिनमें डिबेट हुआ इस पर कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जैसा पॉलिसी, जैसा मैकेनिज्म क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होंगे, इसके क्या प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में हुई। और फाइनली 14 मार्च को ये रिपोर्ट 2024 में 14 मार्च को ये रिपोर्ट सौंपी गई प्रेसिडेंट को। और आप हैरान हो जाएंगे ये रिपोर्ट की बल्कनेस जानकर। ये टोटल 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी, जिसमें कमेटी ने सपोर्ट करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा मैकेनिज्म हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में रहना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहना चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी को हार्म नहीं करती है। इवन इन्होंने रिकमेंड किया हमारे प्रेसिडेंट को कि आने वाले 2029 इलेक्शन में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साइमल्टेनियसली साथ में होने चाहिए एज पर रूल्स और एस्टैब्लिश्ड इन वन नेशन वन इलेक्शन मैकेनिज्म। ये पर्टिकुलर कमेटी थी रामनाथ कोविंद कमेटी। इसका भी डिटेल मैंने आपको पूरा एक पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर पढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल को। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसके कंक्लूजन पार्ट पर, जिसमें आपसे बस एक सवाल है, क्या आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन जैसा मैकेनिज्म हमारे देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपना व्यूज़ प्रेजेंट करना है। रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग बताइए वन नेशन वन इलेक्शन जैसा मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे देश में या नहीं, इसकी ज़रूरत है या नहीं। अगर आप मानते हैं कि इसकी ज़रूरत है तो क्यों इसकी ज़रूरत है, अगर मानते हैं नहीं ज़रूरत है तो क्यों इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ मैं अपने इस पहले वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हो सके तो कृपया अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।